खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भाजपा ने मोदी सरकार के कार्यकाल की गिनाई खूबियां और कांग्रेस ने नकारा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। भीषण गर्मी के बीच बढ़ी जिला अस्पताल की दैनिक ओपीडी, वहीं मरीज रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड प्रक्रिया बनी सिरदर्द। चांदनी रात में मचान बनाकर गिने वन्यजीव, सरिस्का में हुई गणना। और जिला कलेक्टर ने कहा, शिकायतों पर तुरंत हो निपटारा। कलेक्ट्रेट में ली समीक्षा बैठक। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने अंबेडकर नगर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 11 बड़ी उपलब्धियों को बताया। इसमें प्रमुख रूप से राम मंदिर निर्माण को ऐतिहासिक बताया गया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक सिखाने का जिक्र किया। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने आदि कार्य भी गिनाए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल की कड़ी मेहनत के बाद देश काफी आगे बढ़ गया है। 11 वर्षों में उस आशा और विश्वास को लेकर के उसके संकल्पों को पूरा करने के लिए अनवरत रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए विकसित भारत बनाने के संकल्प को देश की जनता ने इन 11 वर्षों को हमें सिद्धि के रूप में परिणामकारी विषयों के साथ देखा है। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम, दूरदर्शिता, निर्णय लेने की पद्धति, पारदर्शी शासन प्रणाली के कारण देशवासियों ने उनके परिश्रम, त्याग और सपनों को परवाह देते हुए तरक्की के मुकाम को हासिल किया है। मोदी जी का ये कार्यकाल एक मजबूत भारत के भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। इन 11 वर्षों को केवल एक पत्रकार वार्ता के द्वारा समेट सकूं, ऐसा तो मुझे कठिन लगता है, लेकिन 11 वर्षों में तकनीकी और तरक्की, भाजपा सरकार, माननीय गरीब कल्याण सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला शासन, वो सेवा की संकल्पना है, और सरकार में एक गवर्नेंस का कल्चर पूरी तरीके से विकसित हुआ है। इन 11 वर्षों में अगर पहला विषय है कि देश संकल्प से सिद्धि के तक पहुंचा है। 11 वर्ष पहले जब उन्होंने शासन को संभाला था, तब ऐसा लगता था, और ये वास्तविकता भी थी, कि हिंदुस्तान दुनिया के 5 फ्रेजाइल कंट्री, डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था में था। लेकिन आज 11 वर्षों के बाद हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेनाओं ने किया, अचूक तरीके से पाकिस्तान के 9 एयरबेस को समाप्त किया, अचूक तरीके से आतंकवादियों के ठिकानों को भारत ने समाप्त करके दुनिया को यह संदेश दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। आज तक आपने देखा होगा 26/11 से लेकर के जो हमले मनमोहन सिंह जी के समय में हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते थे,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा मजबूत भारत बना है जिसने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। कल ही हमारे सारे सांसदों के दल वापस लौट के आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को एक डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा संदेश इस देश ने दिया है और इसलिए जो 11वां सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि हम एक विकासशील भारत से विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 11 साल की हमारी सारी उपलब्धियों, मैंने कहा कि समय बहुत कम है। उधर केंद्रीय मंत्री यादव ने आरोप लगाया कि पश्चिमी बंगाल सरकार घुसपैठ रोकने में सफल साबित नहीं हुई है। ऐसे में बांग्लादेशी भारत में घुस रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रही है। साथ ही अरावली पर्वतमाला को हरा भरा करने का लक्ष्य है। इसके तहत 4 राज्यों के 700 किलोमीटर तक 29 जिलों को दायरे में लिया जाएगा। अलवर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहां 2 मेडिकल कॉलेज स्थापना सहित एक्सप्रेस वे जैसे कार्य हुए हैं। पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पे लोगों को पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। बंगाल सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। कुछ ही समय पहले मालदा में और मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं घटी, उसमें सरकार की निष्क्रियता से हजारों लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करना पड़ा। उधर केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन भी बुधवार को संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका आगाज किया। यह प्रदर्शनी नीतियों, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाएगी। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि केंद्र के 11 साल का शासन कुशासन के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और सिर्फ जुमलेबाजी की है। मिश्रा ने नोटबंदी को इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला बताया। साथ ही कहा कि अच्छे दिन लाने का वायदा करके जनता को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के बीच छोड़ दिया गया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के तहत अमेरिकी दबाव में युद्ध विराम कर लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। सर, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। उनके 11 साल पूरे हो गए, लेकिन बधाई के साथ साथ उनसे निवेदन भी करता हूँ कि 11 साल है ना, इनको हिंदुस्तान के इतिहास में काले वर्षों के रूप में लिखा जाएगा। जिस दिन से मोदी ने सत्ता संभाली, 2014 में सत्ता में आने से पहले मोदी जी रोज भाषण देते थे कि मैं सत्ता में आ जाऊं तो 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में, हिंदुस्तानी के में डालूंगा। किसी के में 15 पैसे आज तक नहीं डाले। फिर वो कहते थे कि मैं विदेशों में जितना भी काला धन है उसको वापस लाऊंगा। 1 पैसा काला धन वापस नहीं आया। वो कहते थे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं, 2 करोड़ युवाओं का रोजगार प्रतिवर्ष छीनना शुरू कर दिया। फिर मोदी जी ने एक नया जुमला लाए, नोटबंदी कर दी। वो हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक जितने भी कांड हुए हैं, सबसे बड़ा घोटाला था नोटबंदी। 17 लाख करोड़ रुपए का घोटाला था। 17 लाख करोड़ रुपए उन्होंने नए छापे, 2000 रुपए के नोट छापे। 1000 रुपए के नोट इसलिए बंद किए उन्होंने कि 1000 के नोटों से भ्रष्टाचार होता है, इसलिए इनको बंद कर रहा हूं। और छाप दिए 2000 के। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ, उससे पहले एक घटना है, तो नए 2-2 हजार के नोटों की गड्डी इनके जो प्रत्याशी थे चुनाव लड़ने वाले, उन सबके घरों में बरामद हुई। कई होगा, आपको पता है, खूब अखबार छपे। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की थी, भ्रष्टाचार और चरम पे हो गया। मोदी जी ने कहा कि मैं अगर सत्ता में आ गया तो पेट्रोल डीजल को सस्ता कर दूंगा। पेट्रोल डीजल की स्थिति ये कर दी, जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर बिकता था वो 110 रुपए हो गया। डीजल जो 40 रुपए बिकता था वो 100 रुपए पार कर गया। विदेशों
में घूम घूम कर मोदी जी ने कई हजार करोड़ रुपए इस देश के बर्बाद कर दिए पिछले 11 साल में कि मैं विदेशों से संपर्क बढ़ाऊंगा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा पाकिस्तान से हमारा जो 2-3 दिन युद्ध का जो घटनाक्रम हुआ उसमें सारे देश हमारे खिलाफ हो गए। युद्ध नीति इनकी ऐसी है कि इंदिरा जी जब 1971 में पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का भूगोल बदल दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय सेना को जिन्होंने 2-3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हुआ क्या अचानक कि ट्रंप जी ने घोषणा कर दी कि युद्ध विराम किया जाता है। हिंदुस्तान के फैसले जब दूसरे देशों के राष्ट्रपति लेने लग जाएंगे, जिस देश को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जिसको आप विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसमें आप मेक इन इंडिया का सपना देखते हैं, उस देश के युद्ध जैसी इतनी बड़ी घटना, महत्वपूर्ण घटना का फैसला अगर ट्रंप लेने लग जाए, आप अंदाज कर लो उन प्रधानमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए पिछले 11 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जुमलों में निकाले हैं, देश की जनता को गुमराह किया है। हाँ, किसान आंदोलन, 3 काले कानून अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी इनको फायदा देने के लिए लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान के, पंजाब के, हरियाणा के किसान भाइयों को जिन्होंने 1 साल से 1.5 साल से ज्यादा तक लगातार आंदोलन किया और 750 से ज्यादा किसान भाइयों को इन लोगों ने मरवा दिया, तब जाके वो काले कानून वापिस लिए। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, आय तो दुगनी हुई नहीं, रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बिजली पानी की व्यवस्था की बात, आज आप राजस्थान में देख लो, बिजली के लिए त्राहिमाम हो रही है, पानी के लिए त्राहिमाम हो रही है। ERCP योजना अशोक गहलोत जी ने पास करी थी, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना था। तब तक अशोक गहलोत जी की सरकार रही तो उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना इसलिए घोषित नहीं किया कि इसमें कांग्रेस का नाम हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को जिन्होंने अंत में दुख पाकर यह कहा कि चाहे केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे या नहीं करे, राजस्थान सरकार ERCP को कंप्लीट करके रहेगी। कांग्रेस राज में इस सरदार नवनेरा दोनों बांध अशोक गहलोत जी ने बनवा दिए। उधर कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार केंद्र का 11 साल का कार्यकाल देश के विकास के लिए ठीक नहीं रहा। नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ है और किसानों के खिलाफ 3 काले कानूनों को लेकर भी सरकार को पीछे हटना पड़ा था। इसके अलावा सद्भाव और भाईचारा समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 11 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष 14 से लेकर 25 तक का जो उनका कार्यकाल है, मैं ये कहूँगा कि 11 साल में जितनी बद इंतजामी और जितना खराब प्रदर्शन इस व्यवस्था ने किया है, इस शासन तंत्र ने किया है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको 1-2 घटनाएं याद दिलाऊंगा कि सबसे पहले आप याद करें, नोटबंदी से इन्होंने अपना काम शुरू किया था जिसकी कोई सूचना किसी को नहीं दी गई और अचानक से रात के 8 बजे या 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, जिससे पूरे देश की जो हालत हुई पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। और उसका क्या फ़ायदा हुआ, जो फ़ायदे गिनाए उनमें से कोई भी फ़ायदा देश को आज तक नहीं मिला। एक दूसरी बात कहूँगा, वो इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था इन्होंने की थी जिसके माध्यम से ये पैसा जमा करा रहे थे, वो भी पकड़ा गया, उसको बैक होना पड़ा। कृषि कानून, 3 काले कृषि कानून इन्होंने बनाए, उससे देश को नुकसान हुआ, किसानों को मारा गया और इनको बैकफुट पर आना पड़ा। माननीय राहुल गांधी जी की जो बातें हैं, इनको देर नहीं दुरुस्त इनको वापस आना पड़ रहा है, बैक होना पड़ रहा है। जैसे तीनों कृषि कानूनों को इनको वापस लेना पड़ा। नोटबंदी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक बात ये कहना चाहता हूँ, जब जब भाजपा का शासन आता है तभी आतंकी हमले देश पर क्यों होते हैं, चाहे उरी सेक्टर का हमला हो, पुलवामा का हो, पहलगांव का हो, ये ऐसा क्यों है?
और अगर हुआ भी है तो भी जो पहलगांव का हमला है, जो 22 अभी 1 महीना है जिसको हुआ है, हमने स्ट्राइक भी कर दिया, पाकिस्तान पर अटैक भी कर दिया, सारे काम कर दिए, लेकिन ताज्जुब है कि जिन लोगों ने 26 हमारे भाई बहनों को मारा था, वो जो 6 या 4 आतंकवादी थे वो नहीं पकड़े गए। वो कहाँ गए? देश में से देश की व्यवस्था माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के अधीन है, कैसे भाग गई? ये बात ठीक है कि हमने वहाँ अटैक किया, 100 आतंकियों को मारा, ये अच्छी बात है, लेकिन वो कहाँ गए? ये सवाल आज भी खड़ा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मोटे तौर पर कि 11 वर्ष में इस शासन व्यवस्था का प्रदर्शन देश हित में नहीं है, समाज हित में कतई नहीं है, और देश इसको देख रहा है, समझ रहा है। अगली बार जब जनता को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से इसको मुँह की खानी पड़ेगी। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने खुलेआम संविधान बदलने की बात कही थी। ऐसे में 400 पार के उनके नारे को जनता ने सबक सिखाया और सरकार बैसाखियों पर आ गई। जूली ने कहा कि आगामी चुनावों में जनता संविधान विरोधी इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। वे सीकर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता संविधान को बचाने के लिए संकल्पबद्ध है। साथ ही कहा कि दिल्ली से चल रही राज्य की सरकार जनता की सुध नहीं ले पा रही है। भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तापमापी का पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। ऐसे में मौसमी रोग बढ़ने से जिला अस्पताल की दैनिक ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़कर 800 से 1000 तक पहुंच गई है। अस्पताल के डॉक्टर भवानी शंकर ने बताया कि लू और गर्मी से संबंधित बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने आमजन को सलाह दी है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। बाहर निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढकें, हल्के सूती वस्त्र पहने और अधिक से अधिक पानी एवं तरल पदार्थों का सेवन करें। इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि वे जल्द गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि गर्मी के चलते हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। अचानक जो है गर्मियाँ जो है काफ़ी बढ़ गई है, तापमान के अंदर जो है वृद्धि हो गई है। इसकी वजह से ओपीडी के अंदर भी बढ़ा हुआ है। ओपीडी लगभग 800 से लेकर 1000 के बीच में आ रही है। इस तरह के बचाव के लिए हम आम जनता को यही सलाह देंगे कि बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले और अपने शरीर को जो है तेज धूप के अंदर ढक के रखें। सुपाच्य खाना लीजिए और तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा गौरतलब है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो तापमान 47 डिग्री बना हुआ है। बहरहाल भीषण गर्मी के बीच बचाव एवं सतर्कता की जरूरत है। और वहीं अलवर के सामान्य चिकित्सालय में QR कोड रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन यह प्रक्रिया मरीजों के लिए राहत के बजाय परेशानी का सबब बन गई है। इस बारे में अस्पताल परिसर में आमजन को मार्गदर्शन देने के लिए कोई कार्मिक भी नहीं लगाया गया है, न ही स्कैनिंग की सुविधा सुचारू रूप से काम कर रही है। मरीजों और परिजनों के अनुसार QR कोड स्कैन करने में अधिक समय लग रहा है, जबकि पहले कतार में लगकर रजिस्ट्रेशन आसान होता था। कई बार स्कैन करने के बाद मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने का निर्देश आता है, जिससे असुविधा बढ़ जाती है। साथ ही कुछ मरीजों के पास एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं होता, जिससे वह इस प्रक्रिया को पूरी कर पाएं। उधर PMO डॉक्टर सुनील चौहान ने स्वीकार किया कि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी टीम की मदद ली जाएगी। वहीं वर्तमान में मौसमी बीमारियों के कारण OPD में मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि हीट वेव से जुड़ा कोई मरीज अब तक नहीं आया है। हमारे यहाँ पे पूरे तरीके से मरीजों की सुख सुविधा का ध्यान रखने की व्यवस्था है। हीट वेव के लिए जैसे कि आप देख चुके हैं कि उसमें पूरे में AC लगे हुए हैं और ORS का घोल और जो आवश्यक मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, वो हमारे पास पूरी सुविधा है। और मौसमी बीमारी के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, दवाइयाँ उपलब्ध है। तो ज़्यादातर वार्डों में आपने देखा होगा कि AC और वाटर कूलर्स लग चुके हैं और वो अच्छे से काम कर रहे हैं। करीब सभी काम कर रहे हैं और जो भी खराब होता है उसको तुरंत दुरुस्त कर दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि जो OPD बढ़ा है उसके लिए हमारी व्यवस्था यह है कि हमने QR कोड सिस्टम चालू किया है। उससे लोग स्कैन करके और अपना टोकन लेके और OPD की जो पर्ची बनती है उसमें भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा और तुरंत उसको स्लिप मिल जाती है, तो उसमें समय बचता है। QR कोड से मान लो कोई व्यक्ति, उसके पूरे परिवार में से कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है और फोन एक ही है, तो कैसे होगा? हाँ, उसके ऊपर चल रहा है कि वो भी उसके ऊपर भी सोल्यूशन हो जाएगा, उसमें नाम बताना पड़ेगा उसको।
अलवर वन मंडल में बुधवार को 24 घंटे के लिए वन्य जीव गणना प्रारंभ हुई। इस दौरान वन कर्मचारी वाटर होल पर मचान बनाकर रात दिन वन्य जीव गणना कर रहे हैं। गौरतलब है कि गर्मियों के दिनों में अलवर वन मंडल में 24 घंटे के लिए वन्य जीव गणना की जाती है। इस दौरान चांदनी रात में जंगल में स्थित जलाशयों के पास मचान बनाकर उस पर वन कर्मचारी बैठते हैं, साथ ही वॉलंटियर की मदद ली जाती है। लेपर्ड, टाइगर, हायना, लोमड़ी सहित मांसाहारी और शाकाहारी वन्य जीवों की गिनती हो रही है। गणना के दौरान अलवर रेंज में 7 पॉइंट बनाए गए थे। इनमें जैसमंद पाल के नीचे दादन पीर जी की खान, शामस की दह मोरिंडा, चूहड़ सिद्ध बाबा और तलाई सहित लवकुश वाटिका शामिल थे। फॉरेस्टर जगदीश शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति, बजट घोषणाओं, राजस्थान संपर्क पोर्टल आदि को लेकर समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री धरती जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की रूपरेखा पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। वहीं विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और जन शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी बल दिया। साथ ही कहा कि क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। अलवर जिला केबल ऑपरेटर्स की एक बैठक अलवर के मयूर होटल में बुधवार को संपन्न हुई। इसका नेतृत्व एटीएल चैनल के निदेशक मुकेश गुप्ता ने किया। जियो स्टार कंपनी, रेडिनेट, रेडिएंट और एटीएल के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। वहीं ग्रोथ टीम सीनियर मैनेजर कृष्ण शर्मा, मैनेजर प्रदीप सैनी और राकेश सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने पुराने छूटे हुए उपभोक्ताओं को वापस जोड़ने और नए उपभोक्ता बनाने को लेकर विस्तार से केबल ऑपरेटर्स को समझाया। इस दौरान अलवर शहर सहित जिले से आए सैकड़ों केबल ऑपरेटर्स मौजूद रहे। ग्रोथ टीम के सीनियर मैनेजर कृष्ण शर्मा ने बताया कि पुराने छूटे गए कस्टमर सहित उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं को उचित ढंग से निपटाने को लेकर इन्हें समझाया गया है। साथ ही कंपनियों द्वारा केबल उपभोक्ताओं को दिए जा रहे ऑफर, चैनल पैक में छूट सहित अन्य डिस्काउंट को उपभोक्ता तक पहुंचाने की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि किस तरह उपभोक्ताओं को वापस जोड़ा जा सकता है। हमारा आज का पर्पस मिलने का यही था कि हमारे कस्टमर्स जो हमारे साथ आज तक नहीं रहे हैं, जो दिए हो चुके हमारे बॉक्सेस, हमने उन कस्टमर्स को रिवाइव करना, हमें उन कस्टमर्स को दोबारा सब लेके आए। और इसीलिए आप सभी के लिए एक ऑफर भी है, स्कीम भी है ऐसे भाइयों के लिए, जिससे कि आपको जो पैक्स, जो कस्टमर के पसंदीदा पैक्स हैं, वो कस्टमर को अगर आप देते हैं तो आपके लिए भी मार्जिन एक्स्ट्रा है, और कस्टमर को आप उसी मार्जिन को अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कस्टमर को दोबारा शुरू करने। इस तरह से सर जो पैक्स आ रहे हैं और अब नया क्या समझा, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम देखा होगा कि काफी टाइम से हमारे कस्टमर्स कम ही हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो हमारा सबसे मेन पर्पज ये है कि हमने इन कस्टमर्स को दोबारा शुरू करना है, जो कस्टमर हमारे छूट गए हैं। और इनको छूटने का सबसे बड़ा पर्पज ये है कि कस्टमर्स या तो मोबाइल पे शिफ्ट हो रहा है या फिर प्रॉब्लम में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन कहीं की असुविधाएं तो हैं, क्योंकि जो केबल का जो माध्यम है वो आज सबसे सस्ता माध्यम है और कस्टमर उसको बड़े आराम से यूज भी करता है, जो उसके घर में हमेशा खर्च चलता रहा है। तो जब और आज हमारा बोलने का पर्पज भी यही था कि हमने कुछ स्कीम जो हम लेकर आए, ऑफर लेकर आए आपके लिए, अगर आप उन ऑफर्स को कस्टमर तक पहुँचाते हैं तो कस्टमर को सबसे पहले तो बहुत बड़ा ऑप्शन मिलेगा दोबारा आने का, उसको बहुत से चैनल्स मिलेंगे देखने के लिए, और जब चैनल्स को देखेगा तो वो कस्टमर दोबारा बाकी किसी कंपनी जाने की उसकी गुंजाइश रहेगी नहीं। सर किसकी ओर से हो रहा है? ये जो कार्यक्रम जो आज हुआ है ये जियो स्टार कंपनी, रेडिनेट, रेडिएंट और एटीएल अलवर में जो एटीएल है सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को किया है, और ये अक्सर एलसीओ भाइयों के भी ये प्रोग्राम है, सभी की। अलवर में तिजारा रोड स्थित साईं मंदिर के पास करीब आधा दर्जन दुकानों के विद्युत उपकरण हाई वोल्टेज आने के चलते फूंक गए। इनमें एसी, कूलर, वैक्यूम क्लीनर, पानी की मोटर और कार वॉश करने की ऑटोमेटिक मशीन शामिल है। साथ ही यहाँ स्थित सरोज डेंटल क्लिनिक में कंप्रेशर और फ्रिज फूंक गए। वहीं करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश जाहिर किया। सूचना मिलने पर विद्युत निगम टीम भी यहां पहुंची। क्षेत्रीय निवासी राजेश शर्मा ने घटना की जानकारी प्रदान की। गनीमत रही कि किसी भी उपकरण में आग नहीं लगी, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। RACB का जो कि पिछले 2 महीने से जो बिजली चल रही है, अप और डाउन चल रही है, एक दिन में 10-10 बार कम ज़्यादा। कल इतना तेज़ हाई वोल्टेज आया जिससे हमारा मतलब बहुत काफ़ी नुकसान हो गया, कम से कम 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है।
इसमें एसी के कंप्रेसर फूक गए, कूलर की मोटर वगैरह फूक गई है। बाकी गाड़ी की जो ड्राई क्लीन करने की, वॉश करने की जो मशीनें थी, बहुत महंगी मशीन है, 30-35 लाख की। अब पता नहीं उसमें कितना नुकसान हुआ है। ये पड़ता है हमारा साईं मंदिर के पास, मतलब AN 5 जो RACB का डिपार्टमेंट है, तो उसको हमने कल शाम से कंप्लेंट दी है, अभी तक वो लोग नहीं आए। और अभी ये पता नहीं कि हमारे बगल में जो सरोज डेंटल है, इनका भी कंप्रेसर फूक चुका है, इनके भी कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है, जिसको आपके माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं। और आपके माध्यम से हमने हमारे पूरे जो भी सेटअप जो हमारे फूके हुए हैं वो दिखाएं। RACB से निवेदन है कि ऐसा हमारे साथ नुकसान न किया जाए। अलवर के मुंशी बाजार बरेड़िया पाड़ी मोहल्ले में गत रात्रि एक युवक ने बुलेट बाइक का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन श्वानों के भौंकने पर वह मौके से भाग गया। इसका CCTV फुटेज भी वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक सर पर गमछा बांधकर यहां पहुंचा और घर के बाहर खड़ी बुलेट के हैंडल को घुमाकर देखा। कुछ देर बाद उसने पेचकस से गाड़ी के लॉक को तोड़ दिया, लेकिन आसपास के श्वान भौंकने लगे और शातिर भाग गया। क्षेत्रीय निवासी शरद पुरोहित ने कहा है कि यदि श्वान नहीं भौंकते तो बाइक चोरी हो गई होती। पुरोहित ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पर्यावरण एवं वन मंत्री संजय शर्मा ने निदानी बांध एवं इलाके में प्रस्तावित नए बांध क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही प्रताप बंध के आसपास जरखवाला और भूरा सिद्ध क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रस्तावित तीनों बांध क्षेत्रों में निर्माण के कामों को गति प्रदान की जाए। इसके लिए वन विभाग द्वारा NOC जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 नए बांध बनने से अलवर के 1 दर्जन से अधिक वार्डों में भूजल स्तर में वृद्धि होगी। वन मंत्री ने आड़ापाड़ा हनुमान मंदिर के पास सरिस्का वन विभाग द्वारा विकसित घास नर्सरी का भी अवलोकन किया। वहीं वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में सामूहिक भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर DFO सरिस्का अभिमन्यु सहारण, पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर, नगर निगम एक्सियन खेमराज मीणा एवं AN मुकेश तिवारी, पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध, सतीश यादव, विजय गौड़ और सागर यादव आदि मौजूद रहे। नेक कमाई फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से मिशन करुणामय का आगाज किया गया है। बुधवार को इस अभियान की शुरुआत हुई। मिशन के प्रथम दिन रावण देवरा के जंगलों में रहने वाले बुजुर्ग दंपति को राशन एवं कपड़े सहित अन्य घरेलू सामग्री प्रदान की गई। इस दंपति की आजीविका का कोई साधन नहीं है और उनके युवा पुत्र की मौत सांप काटने से हो गई थी। नेक कमाई के संरक्षक दौलतराम हजरती और मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा के नेतृत्व में एक टीम जंगल में बने इनके झोपड़े पर पहुंची। इस अवसर पर समाज सेवी सौरभ कालरा, जार के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, समाज सेवी राजकुमार शर्मा, पत्रकार स्वदेश कपिल, मानवेंद्र सिंह, मोहित जैन और लक्ष्मण सिंह नरूका भी मौजूद रहे। इस दंपति का घर पहाड़ी पर है, जिसका मालिकाना हक नहीं होने पर लाइट नहीं लग सकती। ऐसे में यहाँ सौर ऊर्जा लाइट लगाने की घोषणा सौरभ कालरा ने की। उधर संरक्षक दौलतराम हजरती ने कहा कि मिशन करुणामय में गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद उनके घर जाकर की जाएगी। उधर इस अभियान में स्वामी सुदर्शनाचार्य और शिखा जैन सहित अनेक लोगों का सहयोग रहा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा को उनकी बेहतर सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। लालन पालन के लिए होगा, रहन सहन के लिए होगा और साथ साथ आधुनिकतावादी युग के अंदर जो उनको आवश्यकतावादी चीजें होंगी वो हम उपलब्ध कराएंगे। आज रावण देवरा गांव के इस पावन भूमि से हमने इस अभियान की शुरुआत करी है। पूरी नेक कमाई समूह की टीम, हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय दौलतराम हजरती जी के नेतृत्व में यहाँ पर पधारे हैं, पहुँचे हैं। इसी प्रकार हम हर महीने के अंदर 1 या 2 ऐसे कार्यक्रम करेंगे और ऐसे दंपतियों को चिन्हित करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। मैं तहे दिल से सभी टीम को, हमारे संरक्षक महोदय को, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य निरंतर ये जारी रहेगा। अलवर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल किशन कुंड का स्वरूप फिर से निखारने की मुहिम जारी है। पर्यावरण विकास समिति द्वारा यह अभियान के तहत कुंड से होने वाले रिसाव को रोकने का काम वरिष्ठ इंजीनियर राजदीप शर्मा के निर्देशन में किया जा रहा है। इसमें स्वयंसेवक बिशन कालरा, राजू सैनी, भूपेश पवार, राजेश शर्मा, मनीष खंडेलवाल, नरेश, रमेश और महेश गुप्ता आदि सहयोग दे रहे हैं। गौरतलब है कि पानी एवं दलदल जमा होने के कारण मिस्त्री एवं बेलदार ऐसे कार्य करने में अक्सर रुचि नहीं दिखाते हैं। किशन कुंड में भी ऐसा ही सामने आया। ऐसे में इंजीनियर शर्मा ने कुंड के अंदर पैड़ा लगाकर काम अपने हाथों में ले लिया। साथ ही जोखिम भरी परिस्थितियों में भी पैड़े पर बैठकर पुराने प्लास्टर को हटाकर नया सीमेंट, बजरी और प्लास्टर आदि का काम कराया जा रहा है। साथ ही वाटरप्रूफ कार्य का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कुंड के पानी का रिसाव रोका जा सके।
अलवर कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एएसआई हितेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता प्रतापबंद रोड के पास पहुंचा। साथ ही दिल्ली दरवाजा क्षेत्र के निवासी आकाश गंजा को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उसके कब्जे से 54 पौए भी बरामद किए गए हैं। हितेंद्र कुमार एएसआई में जाब्ता गाड़ी के गश्त कर रहे थे। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि ये प्रतापबंद वाला रोड है, बायो पार्क सिटी के पास कोई एक व्यक्ति जो दारू बेचने के लिए जा रहा है। सूचना पर मैं जाब्ता के पहुंचे, वहाँ उसको दस्ताव किया, उससे पूछा भाई क्या है, कब दारू है, साहब बेच रहा हूँ और परिवार उसको मौके पर ही गिरफ्तार किया। क्या नाम आरोपी का? आरोपी का नाम है आकाश उर्फ गंजा, सनक नारायण लाल, जाति जाटव, उम्र 26 साल, निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर। नीमका थाना सीकर में राज्य स्तरीय जूनियर प्रतियोगिता बालक बालिका वर्ग में संपन्न हुई। इसमें अलवर के अमन महिवाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। साथ ही शशांक चौधरी, पायल, अनुशिका और दिव्या शर्मा ने कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। अलवर टीम के कोच गिरीश शर्मा, मैनेजर हुकुम सिंह गौड़ और टीम टेक्निकल ऑफिसर अजीत यादव रहे। उधर पदक जीतने पर संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव, सचिव देवेंद्र सिंह रावत, विकास शर्मा, साधना शर्मा, भूपेंद्र सिंह राठौड़, दीपक गर्ग, महावीर प्रसाद राजौरिया, राकेश शर्मा और संजय शुक्ला आदि ने हर्ष जताया है। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में 14 जून को कैंप लगेगा। शांतिकुंज स्थित इस अस्पताल में निःशुल्क जोड़ रोग परामर्श शिविर दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक लगाया जाएगा। इस शिविर में फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर अनूप जुरानी की टीम से डॉक्टर गौरव अड़वाटिया द्वारा परामर्श मिलेगा। यह जानकारी केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने प्रदान की है। भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने बुधवार को बस स्टैंड के समीप स्थित जांगीर धर्मशाला में बैठक की। इस दौरान प्रांतीय मंत्री हरिमोहन शर्मा और जिला प्रभारी कैलाश कुमार ने मार्गदर्शन दिया। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने एवं विस्तार को लेकर अपने विचार रखे। पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज भारतीय मजदूर संघ की यहाँ जांगीर धर्मशाला में मीटिंग की जा रही है, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय महामंत्री श्री हरिमोहन शर्मा जी व अलवर जिले के भामस के प्रभारी श्री कैलाश जी भाग लेंगे। उनके द्वारा जो मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को मिलेगा, उसका सभी जो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े संगठन है, विभिन्न यूनिटों के लोग यहाँ पधार चुके हैं और मीटिंग के दौरान जो भी निर्णय लिए जाएंगे संगठन को विकास विस्तार पर चर्चा की जा रही है और जिससे कि भविष्य में रूपरेखा तैयार की जा सके। आपको विदित है कि भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा सर्व संगठन है और जैसा भी उसको रीति नीति है उसके अनुसार हमको चलना होता है, तो हमको जो उनका मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार हम अनुसरण करेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात,
चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मुमरैंड ब्लॉक की, जहां शिक्षा विभाग की ओर से नव भारत साक्षरता अभियान के अंतर्गत असाक्षरों को साक्षर करने का अभियान चल रहा है। साथ ही डिजिटल लिटरेसी में बैंक संबंधित कार्यों से अवगत करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में लोग साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। इसे देखते हुए ग्रामीणों को सचेत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग कोऑर्डिनेटर विमल जैन ने बताया कि अभी तक 3015 महिला पुरुषों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और नियमित रूप से इनका शिक्षण कार्य चल रहा है। वहीं 10 असाक्षरों पर एक वॉलंटियर शिक्षक बनाया गया है। उधर शिक्षा अधिकारी कमलेश गुरु ने बताया कि 13,000 निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्हें डिजिटल लिटरेसी प्रदान की जाएगी जिससे वे बैंकिंग फ्रॉड से बच सकें। ग्रीष्म अवकाश में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है पूरे मुमरैंड ब्लॉक में। हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री विमल कुमार जैन इस कार्य को देख रहे हैं। मुमरैंड ब्लॉक को 13,000 असाक्षरों को, निरक्षरों को साक्षर करने का टारगेट दिया गया है, जिसमें 9,750 महिला और 3,250 पुरुष हैं। इन सभी निरक्षरों को या असाक्षरों को डिजिटल लिटरेसी प्रदान की जाएगी, जिसमें कि वो बैंकिंग फ्रॉड से बच सकें और मोल भाव तोल भाव ठीक सके कर सकें, ऑफिशियल नॉलेज उनको हो जाए। तो डिजिटल लिटरेसी के लिए इस क्रम में प्रयास रहेगा और हमारा सर्वे कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों पे चल रहा है और इसमें अच्छी प्रगति है। जैसा कि अभी हमारे ACBO साहब श्रीमान कमलेश गुरु जी ने बताया था कि पूरे मुमरैंड ब्लॉक में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत असाक्षरों को साक्षर करने का कार्य चल रहा है। ये न केवल असाक्षरों को साक्षर करना है बल्कि डिजिटल लिटरेसी है, जिसमें बैंक संबंधी लेन देन का काम, ऑनलाइन वर्क, इस तरह के आज बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग भी साइबर क्राइम के से ग्रसित हो रहे हैं और वो साइबर के झमेले में आ जाते हैं। इन सब चीज़ों से जो हमारे गांव का सामान्य व्यक्ति है जो कम पढ़ा लिखा है उसको सचेत करने के लिए, और हम ये डिजिटल लिटरेसी भारत सरकार का उपक्रम है, उसके तहत हर ग्राम पंचायत में जाकर के ये कार्य हम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम अभी तक हमारा बहुत अच्छी गति से चल रहा है। इसमें हमारे सारे प्रिंसिपलों को हमने क्लस्टर यूजर पंचायत अधिकारी बनाया हुआ है और उनके अंडर में
जितने भी 5, 7, 2 पीएस, यूपीएस या सीनियर सेकेंडरी स्कूल आते हैं, उनमें से सभी को इस बार हर एक स्कूल में एक साक्षरता प्रभारी बनाया हुआ है और वो अपने साक्षरता कार्य सर्वे के कार्य में निरंतर लग रहा है। अभी तक हमारे 3015 महिला पुरुषों का साक्षर ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम लीली में इब्तिदा संस्था और एक्सिस बैंक की तरफ से पशु स्वास्थ्य एवं बांझपन उपचार शिविर लगाया गया। फील्ड कोऑर्डिनेटर सविता ने बताया कि मालाखेड़ा पशु चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सक मुरारी ने 41 पशुपालकों के पशुओं का उपचार किया। साथ ही उन्नत पशु प्रबंधन के साथ ही पशुओं के खानपान, देखभाल और मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय समन्वयक रघुनाथ सिंह, आजीविका सखी गीता आदि उपस्थित रहे। विशेष योग्य जनों को चिन्हित कर कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसे लेकर 3 जुलाई तक जिले के पंचायत समिति मुख्यालयों पर शिविर लग रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रोजेक्ट पहचान के तहत यह कदम उठाया गया है। साथ ही 2 व 3 जुलाई को राजीव गांधी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में शिविर लगेगा। उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। इस दौरान प्रोजेक्ट पहचान के अंतर्गत डिजिटल प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करके योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। अलवर जिले की एकमात्र प्राकृतिक झील सिलेसेड़ उपेक्षा की शिकार हो रही है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन प्रवेश करने पर उन्हें टूटी फूटी सड़क सहित अन्य क्षतिग्रस्त स्थान नजर आते हैं। इनकी मरम्मत के लिए पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग कदम नहीं उठा रहा है। इस झील के पास ही मगरमच्छों का निवास स्थान भी है। इसे देखने के लिए भी खासी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ सड़क निर्माण सहित आवश्यक मरम्मत कार्य करवाए जाने चाहिए। नटनी का बारा में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। नटनी का बारा देवनारायण मंदिर परिसर में हुए कार्यक्रम में महिलाओं ने भजन और गीत भी गाए। साथ ही किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। इस अवसर पर सीकर क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग पहुंचे। वहीं प्रेम पटेल और देवनारायण मंदिर अध्यक्ष तोताराम गुर्जर सहित अन्य वक्ताओं ने राजेश पायलट को किसानों का मसीहा बताया। इस मौके पर मायाराम, विक्रम पटेल, कृष्ण कुमार और देवेंद्र पोसवाल आदि भी मौजूद रहे। आज राजेश पायलट साहब के 25वीं पुण्यतिथि पर प्रेरणा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। हर वर्ष की भांति नटनी के बारा देव धाम के अंदर पायलट साहब की पुण्यतिथि पर प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमारे यहाँ पर सीकर से भी कुछ लोग आए हुए हैं, जो भी ये प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं कि पायलट साहब के चलाए हुए कार्यों को और उनके दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि जब तक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ लिख करके उन नीतियां बनाते वहां नहीं पहुंचेंगे, जब तक विकास नहीं हो सकता। तो आज उसी प्रेरणा को लेकर के और हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से हम अब जहाँ प्रेरणा स्थल है पायलट साहब का दौसा के पास, वहां जाएंगे। राजेश पायलट साहब का एक संदेश था, जब तक गरीब का, किसान का और मजदूर का बेटा उन कुर्सियों पर जाकर नहीं बैठेगा जिन पर नीति निर्धारण होता है, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि भारत देश किसान और कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर उन कुर्सियों पर नीति निर्धारण की व्यवस्था में किसान का बच्चा जाना चाहिए। आज हम सब उनकी पुण्यतिथि पर यही प्रेरणा ले रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों को, हमारे समाज को पढ़ाना लिखाना है और उस जगह पर, उस मुकाम पे पहुंचाना है जिससे इस देश का वास्तविक और अंतिम विकास हो सके। और इसी के साथ आज यहाँ पर सीकर से भी आए हुए हैं लोग बाग, उन्होंने भी प्रेरणा ली है और यहाँ पर हर साल प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ से अब काफ़ी संख्या में लोग मंडाना, दौसा के पास पहुँचेंगे। आज सम्माननीय पूजनीय पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि है। उनके आदर्शों पे समाज चलकर किसान के बेटा पायलट साहब एक दूध बेचने वाले के बेटे थे और उन्होंने इतना बड़ा नाम करा और पूरे भारत देश को चलाया और बड़े मंत्री रहे। उन्हीं के पद चरणों पे किसानों के बेटे चलकर उन नीतियों पर निर्धारण होती है देश में, जहां पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर पहुंचते हैं, जहां नीतियां बनती हैं और देश का विकास करते हैं। उसी की प्रेरणा पे हम लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं।
बच्चों को शिक्षा का काम करते हैं। देवनारायण भगवान देवधाम 12 में जो मेला आयोजित होता है उसमें प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, जिसमें 90% से ऊपर यहाँ के बच्चे परसेंटेज लाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। इसी कड़ी में ये संदेश हमको पायलट साहब ने, राजेश पायलट साहब ने दिया था और उस संदेश के ऊपर हमारे बच्चे आसपास के सभी गाँवों से बड़े ही सरकारी जॉब में और अच्छे मुकाम पर बच्चे जा रहे हैं। यही हम चाहते हैं और आज हम सब लोग बढ़ाना उनकी जो स्थली है, पुण्य स्थली है, वहाँ सब लोग पधारेंगे। और अब खबर अकबरपुर से, जहां क्षेत्र के दादूनाथ आश्रम पर साधु मुनीराम द्वारा 11 दिनों तक 7 धूणी अग्नि के बीच बैठकर तपस्या की गई। इसके समापन के बाद बुधवार को आश्रम पर विशाल भंडारा हुआ। इस दौरान अच्छी बरसात एवं सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। श्रद्धालु लेखराम फौजी ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद साधु मुनीराम ने धूणी में आग जलाकर तपस्या की है। उधर समापन के बाद रात्रि को भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। आज टीकला वाला जोड़ा गोपालपुरा पे बाबा ने 1 तारीख से और 11 तारीख तक अग्नि तपस्या की है। आज बाबा का 11वां दिन अग्नि तपस्या का समापन हुआ है और यहाँ पे भंडारा रखा गया है, जिसमें मालपुआ और सब्जी का प्रसाद वितरण किया गया है। काफ़ी श्रद्धालु आए हैं और बाबा ने काफ़ी कड़ी तपस्या की है। क्या नाम है महाराज जी? महाराज के यहाँ पे दादू राम के नाम से स्थान है, उसी पर बाबा ने उन्हीं के नाम से, उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के नाम से तपस्या की है। सिलीसेट तिराहे पर बोरिंग खुदाई के विरोध में बुधवार को 14वें दिन भी धरना जारी रहा। धरना स्थल पर महासी एवं साथी कलाकारों द्वारा भगवान देवनारायण की कथा सुनाई गई, साथ ही भजन प्रस्तुत किए गए। धरना स्थल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी मनाई गई। उधर गुरुवार को बैठक कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। उप प्रधान महेश सैनी सहित रामजी लाल बैंसला ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। इस मौके पर पूर्व प्रधान जाकिर खान, ओम प्रकाश गोलिया, भूपत सिंह बालियान, निहाल गुर्जर, भविंदर पटेल, शौराज आदि उपस्थित रहे। संत लालदास महाराज का 2 दिवसीय विशाल मेला शेरपुर धाम पर 10 और 11 जून को आयोजित किया गया। मेले में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लाखों भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचे। साथ ही आसपास के गांवों में जगह जगह प्रसाद वितरण हुआ। उधर मंदिर परिसर में ट्रैक्टर थ्रेशर मशीन की सहायता से प्रसाद के लिए चूरमा बनाया गया। यह मंगलवार की शाम सामूहिक आरती हुई और बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाई गई। रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन भी हुआ। वहीं बुधवार को बाबा लालदास का विशाल मेला भरा। हाल निवासी दिल्ली मधु प्राइवेट लिमिटेड प्रमुख और मैं लगभग 35 साल से बाबा की चरणों में सेवा करता आ रहा हूँ। 35 साल से मैं लगातार भंडारा बाबा की सेवा में कर रहा हूँ। मेरे यहाँ से अलवर से, खैरतल से, किशनगढ़ से, तिजारा से सारे अतिथि आते हैं और अलवर से महासंघ का भी पूरा सहयोग मेरे यहाँ रहता है। और वहीं संत लालदास महाराज के मेले के उपलक्ष्य में रामगढ़ में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गोविंदगढ़ मोड़ पर हुए आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। इस मौके पर विकास समिति से जुड़े राजेश सैनी, गुरमीत सिंह, टीटू खंडेलवाल, लक्ष्मी खंडेलवाल, कल्लू खींची, पूरनमल प्रजापत और कैलाश खींची आदि ने अपनी सेवाएं दी। साथ ही श्री श्याम जन कल्याण समिति द्वारा मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। भंडारा बाबा लालदास की कृपा से हर साल इसी समय किया जाता है, जो छठे महीने में पूर्णमासी आती है, इसको किया जाता है। कितने वर्षों से चल रहा है? इसको 16 वर्ष हो चुके हैं। भगवान जगन्नाथ महाराज की 171वीं रथ यात्रा और मेला महोत्सव की तैयारियों को लेकर राजगढ़ में उपखंड अधिकारी हरकेश मीना ने बैठक ली। इस दौरान भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर निर्देश दिए गए। वहीं दुकानदारों और झूला संचालकों को समय पर जगह का आवंटन और बिजली कनेक्शन दिए जाने की बात कही। साथ ही रथ यात्रा के मार्ग को दुरुस्त करने और बिजली के तारों को ऊंचा करने की हिदायत दी गई। आगामी दिनों में राजगढ़ कस्बे में जगदीश महाराज के मेले के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मेला कमेटी, नगरपालिका मंडल राजगढ़, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग एवं अन्य उपखंड के सभी विभागों के साथ में मीटिंग का आयोजन किया गया जी, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले मेले में व्यवस्थाओं से संबंधित सभी डिपार्टमेंटों को जानकारी दी गई, व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई। मंदिर कमेटी से भी व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव आदि प्राप्त किए जी, और
सभी को मेले में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं और हमें आशा है कि आगामी दिनों में होने वाले मेलों को बिल्कुल हम शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद मुंडावर की होनहार छात्रा पायल ने कमाल कर दिया है। 10वीं कक्षा में उसके 100 में से 100 अंक आए हैं। इस छात्रा के हौसले को सभी सलाम कर रहे हैं। उसने 5 साल की उम्र में बिजली का करंट लगने के बाद दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अब पायल IAS बनना चाहती है। वह अपने पैरों की सहायता से लिखने सहित सारे काम करती है। मेरे को तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई साहब, इतनी खुशी हुई अब बस पूछो ही मत ना। इतनी खुशी हुई। मेरे बेटे ने बताया मम्मी पायल का रिजल्ट आ गया। मैं बोली भाई कितनी बनी? बोले मम्मी 100 बनी सब में। पहला रैंक आया राजस्थान, पहला नंबर राजस्थान में पहला रैंक है राजस्थान में। तो मैंने बहुत खुशी हुई साहब। तो आप दोनों हाथ नहीं है और मेरी बच्ची बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा पैर से लिखती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। रिजल्ट कल आया शाम को। अच्छा, कितनी परसेंटेज बनी है? मेरी 100%। 100 में से 100? हाँ। अच्छा, तो ये आप कैसे बनी? आप किसको करना चाह रहे हो? मैं सभी को, मतलब मैंने खुद की मेहनत भी है, स्कूल में टीचर्स की भी है, घर पे पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत का फल है। और अब बात खैरतल तिजारा की, जहां अधीन खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अभियान चलाकर सैंपल भरे गए। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के दिशा निर्देशन में जनवरी 2025 से मई तक 56 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण हुआ। साथ ही विभिन्न फर्मों से सैंपल लिए गए। इनमें से कुल 13 सैंपल सब स्टैंडर्ड और 6 सैंपल अनसेफ कैटेगरी में आए हैं। इन पर अधिनियम के तहत 6 माह की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना प्रस्तावित है। CMHO डॉक्टर अरविंद गेट ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। प्रदेश भर में पहली बार फलों एवं सब्जियों का अभियान भी चलाया गया। इस दौरान विशेष केमिकल से बने करीब 150 किलो फलों को भी नष्ट करवाया गया। साथ ही अभियान में करीब 500 किलो घी और 110 किलो अचार को भी जब्त किया गया है। साथ ही 400 किलो दूषित पनीर, 350 किलो घी एवं 150 किलो दूषित मिठाई नष्ट करवाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि खैरतल तिजारा के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी संचालित की जा रही है। इसके तहत हुई जांच में 55 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में आम जनता दूध, मसाले, घी और मिठाइयों की निःशुल्क जांच करवा सकती है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।